हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है दिल्ली करंट अफेयर वाले सीरीज में। सो जैसा कि 18th ऑफ मार्च तक का न्यूज़ मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में कवर अप किया था। आई होप आपने वो वाला क्लास देखा होगा। उसके बाद वाली जितनी क्लास है वो हम लोग जैसे डेली क्लास में पढ़ते हैं ना, एनालिसिस करके वैसे करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज करंट अफेयर्स, जो कि 18 नहीं 19 और 20 इन दोनों दिन का मर्जअप है। दोनों ही दिन का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था वो सारी चीज़। सो पहली न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है विमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर के, वो भी इलेक्शन में। तो हुआ क्या है, एक डेटा रिलीज किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे उसमें विमेन्स ने बढ़ चढ़ के काफी पार्टिसिपेट किया है। और ऐसा देखा गया है कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स ने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन भी देख लो या नंबर ऑफ परसेंटेज भी देख लो, ज्यादा वोटिंग की है। 65.78% के करीब विमेन्स ने वोट किया है और 65.55% मेंस ने वोट किया है। तो नंबर बढ़ गई है डेफिनेटली। तो इससे क्या हमें समझ में आता है, ये समझ में आता है कि जेंडर गैप रिड्यूस हुआ है। जो कि पहले 2024 में, सॉरी 2019 में 926 था। मतलब 1000 मेल पे 926 महिलाएं थी। वहीं 2024 में अगर देखा जाए तो 946 महिलाएं हो चुकी हैं पर 1000 मेल। केरला में सबसे ज्यादा फीमेल ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में। वो परसेंटेज रहा 51.56%। वहीं पुडुचेरी में 53.03 परसेंटेज रहा। तो अगर आप स्टेट की कैटेगरी में देखो तो नंबर वन पे है केरला और यूटी की कैटेगरी से नंबर वन पे है पुडुचेरी। राइट। तो हमें क्या यहाँ पे दिखने देखने मिलता है कि हाँ, सोशल बैरियर काफी खत्म हुए हैं। जैसा कि अपनी सोसाइटी थोड़ी पैट्रियार्कल है, तो अभी भी जो कमी हमें देखने मिलती है, विमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती इलेक्शंस में, वोट नहीं करती, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा यहाँ का सोसाइटी कैसा है, पैट्रियार्कल है। दैट्स व्हाई विमेन्स थोड़ा कम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। बट फिर भी पिछली बार की तुलना में थोड़ा ज्यादा विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है, वो इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है। अब हम क्या जानेंगे कि कौन-कौन फर्स्ट फीमेल्स रही थी अपने इंडिया की। जैसे कि फर्स्ट फीमेल डॉक्टर भारत में कौन रही, उनका नाम है आनंदी गोपाल जोशी जी। फर्स्ट फीमेल टीचर इंडिया में कौन रही, उनका नाम है सावित्रीबाई फूले जी। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन इंडिया, उनका नाम रहा सुरेखा यादव। फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया, जिनका नाम है सरला ठकराल। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट इन इंडिया, जिनका नाम है कल्पना चावला। और फर्स्ट फीमेल लॉयर इन इंडिया, जिनका नाम है कॉर्नेलिया सोराब जी। राइट। तो इस न्यूज से आपको इतना ही याद रखना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट देखा गया है विमेन्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को लेकर के। अगला जो न्यूज है वो दो ट्राइब से जुड़ा हुआ है। एक ट्राइब का नाम है हमार ट्राइब, दूसरी ट्राइब का नाम है जोमी ट्राइब। तो दोनों के बारे में ही जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूज में आई क्यों। हमार ट्राइब ये बिलोंग करता है चिनकुकी मीजो एथनिक ग्रुप से। आप सभी को याद होगा, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री मणिपुर में एक विवाद चल रहा था दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में, कुकीज वर्सेस मेतीज। शायद याद होगा, है ना। तो उन्हीं वाली ट्राइब से जुड़ा हुआ ये भी ट्राइब है। राइट। ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 6 में जितनी भी ट्राइब्स मेंशन की गई हैं उनमें इन ट्राइब्स का भी जिक्र आपको देखने मिलेगा। हमार ट्राइब कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब जगहों पर ये ट्राइब हमें देखने मिलती है। और ये कौन सा लैंग्वेज बोलती हैं, तो ये लैंग्वेज बोलते हैं हमार डायलेक्ट को। ओके। जो ट्राइबल लीडर्स थे मणिपुर में, हुआ क्या था, क्यों ये न्यूज में आया, पहले वो जान लीजिए। ट्राइबल लीडर्स जो मणिपुर में थे, इन्होंने कॉपरेट करने स्टार्ट किया है कि हाँ ठीक है, हम कॉपरेट करेंगे। जितनी भी क्लैशेस यहाँ पर चल रही हैं, मणिपुर में बहुत ज्यादा वॉयलेंस देखने हमें मिल रहा है लास्ट के 2-3 सालों से, उसको लेकर के यहाँ पर बात छिड़ी और ये बोला गया, जो भी लीडर्स थे ट्राइब्स को लीड कर रहे थे, उन लोगों ने कहा ठीक है, हम कॉपरेट करेंगे, हम पीस मेंटेन करने में योगदान देंगे। राइट। इसी वजह से ये न्यूज में आया था। तो हमारे ट्राइब के बारे में मैंने बता दिया कि ये 6 शेड्यूल में मेंशन्ड है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। साथ ही ये कौन सी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सिकपुई रुहोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो कि पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। साथ ही जो दूसरी ट्राइब है जोमी ट्राइब, उसके बारे में भी जान लो। जोमी का मतलब होता है जो पीपल। राइट। हैबिटाट इनका क्या है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। लैंग्वेज ये कौन से बोलते हैं, ये बोलते हैं कुकिश लैंग्वेज।
कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? चापचर कूट नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो कि डांस भी है और एक फेस्टिवल भी है। साथ ही अगर आप देखो तो ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंडिया और म्यांमार वाला जो बॉर्डर है, वहां पर भी आपको देखने मिलेंगे। राइट? तो दोनों ट्राइब्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके हैबिटाट क्या है, ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। राइट? बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जानने से पहले थोड़ी ट्राइब्स के बारे में भी जान ली जाए। भील ट्राइब जो कि हमारे भारत की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, पाई जाने वाली। गोंड ट्राइब सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया है। संथल ट्राइब कहाँ-कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले रीजन में पाई जाती है। मुंडा ट्राइब झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। उरांव ट्राइब ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ये कुछ ट्राइब्स है जो कि अपने इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है कंबर रामायणा के साथ। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है, लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसके थ्रू कंबा रामायणा को हमें प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए बोला गया है। ये जो कंबा रामायण है, ये तमिलनाडु में रिसाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर वो वाली रामायण पढ़ी जाती है, रामचरितमानस पढ़ी जाती है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचना उसका किया हुआ था। बट साउथ में क्या होता है, तमिलनाडु में वहां पर कंबा रामायणा रिसाइड किया जाता है। इस रामायण को हम लोग राम वट राम के नाम से भी जानते हैं, रामावतारम के नाम से जानते हैं। ओके, इसे लिखा किसने है? तमिल पोएट जिनका नाम है कंबर, इन्होंने लिखा है। ये पोएट 12th सेंचुरी में रहा करते थे। राइट? ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है जैसी महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रचना की है रामायण की। साथ ही कंबर जो पोएट हैं जिन्होंने इस कम्बन रामायण की रचना की, उन्हें हम कवि चक्रवर्ती कम्बन के नाम से भी जानते हैं। ये जो पोएट थे, ये चोला एम्पायर के टाइम पर काफी ज्यादा फ्लरिश हुए थे। तो क्या आपको याद रखना है यहाँ से, कंबा रामायण का जो नाम है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये तमिलनाडु से जुड़ा है। एग्जैक्टली जैसे हमारी रामायण होती है उसी तरह की इनकी भी रामायण होती है। आप समझ लो कि बस ये तमिल वर्जन है रामायण का। राइट? उसे लिखा किसने है, उन पोएट का नाम आपको याद रखना जरूरी है। उन पोएट का नाम है कंबर। ओके, और क्या-क्या? दैट्स इट, इतना ही आप याद रखोगे उतने में काम चल जाएगा। अगली जो न्यूज़ जुड़ी है वो इंडिया और न्यूज़ीलैंड से जुड़ी हुई है। इंडिया और न्यूज़ीलैंड के रिलेशन से जुड़ी हुई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको एस्टेरिस्क मार्क करके आप सारी डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। न्यूजीलैंड के पीएम जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, ये अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक ये इंडिया में ही थे। क्यों आए थे? क्या बातचीत हुई? डेफिनेटली आप सभी को अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी फॉरेन डेलीगेट हमारे इंडिया में विजिट करता है तो डेफिनेटली वो इसीलिए विजिट करता है ताकि वो बायलैटरल रिलेशंस को बेहतर बना सके इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। राइट? साथ ही इन्होंने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस को भी लॉन्च किया है। न्यूजीलैंड की एंट्री को बताया है कि न्यूजीलैंड एंट्री करने वाला है इन इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में। राइट? ये जो टर्म है, दिस इज वेरी न्यू टर्म, आईपीओआई, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। इसके बारे में अभी आगे भी हम लोग जानेंगे। साथ ही ये जो बनाया जा रहा है आईपीओआई, ये प्रमोट करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉपरेशन। कौन से रीजन में? इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, जहां पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो पूरा एरिया है, वहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड के टाइज को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन अप और बूस्ट करेगा। कुछ और डिटेल्स अगर आप जानना चाहो तो आप जान सकते हो आईपीओआई के बारे में। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। साथ ही 7 पिलर्स हैं इसके। क्या-क्या ये करने वाला है? मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, मैरीटाइम इकोलॉजी को मेंटेन करेगा, और क्या मेंटेन करेगा? मैरीटाइम रिसोर्सेज को, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग को, डिजास्टर रिस्क को कम करेगा और मैनेज करने में हेल्प करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा, साथ ही ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को प्रमोट करने का काम करेगा। तो न्यूजीलैंड इसमें एंट्री मार चुका है, इंडिया भी इसमें एंट्री मार चुका है। तो डेफिनेटली अगर इंडिया और न्यूजीलैंड मिलजुल कर काम करते हैं तो काफी हेल्प मिलने वाली है कुछ टाइज में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह में। साथ ही न्यूजीलैंड इंडिया का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यू ऑल नो कि इंडिया अभी हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, आप सभी को याद होगा। किस टीम को हरा करके जीता था? न्यूजीलैंड को। डेफिनेटली। तो इसी वजह से
एज अ चीफ गेस्ट न्यूजीलैंड के पीएम को इनवाइट किया गया था। एक्चुअली कंडक्ट किया जा रहा था राइसीना डायलॉग, तो उसी में इन्हें इनवाइट किया गया था, तो वहीं पर ये सारी बातें भी डिस्कस की गई। न्यूजीलैंड इंडिया को सपोर्ट भी कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में लोकेटेड है। पता है कहाँ पर? गुरुग्राम में। गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में, राइट। न्यूजीलैंड, ये रही मैप में न्यूजीलैंड की लोकेशन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और इसकी सेकंड कैपिटल है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड में करेंसी चलती है, उस करेंसी का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। रिसेंटली एडीआर रिपोर्ट को रिलीज किया गया है और ये बताया गया है कि पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा क्रिमिनल लोग इन्वॉल्व हैं, राइट। एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। दिस इज द फुल फॉर्म फॉर एडीआर। इसे रिलीज किया गया है 2025 में और ये एक एनालिसिस है करीबन कितने एमएलएस की, 4092 एमएलएस की, ऑल ओवर 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में जितने भी एमएलए रहते हैं उनका पूरा एनालिसिस किया गया और ये पाया गया कि करीबन 45% एमएलए के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस आपको देखने मिलेंगे। कभी भी जब इलेक्शंस होते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि एमएलए कितने क्वालिफाइड हैं, कितने क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट अभी करंटली चल रहे हैं या पेंडिंग है, वो सारे डिटेल्स पब्लिक किए जाते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली सेम रिपोर्ट एडीआर पब्लिश करता है जिसमें ये बताया गया है कि 45% एमएलए क्रिमिनल हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। वहीं 29% एमएलए क्रिमिनल चार्जेस भी लग चुके हैं, मतलब वो जेल भी जा चुके हैं, जेल जाके आ भी चुके हैं। इनमें आप अगर देखो क्रिमिनल केसेस में तो मर्डर है, रेप है, ब्राइबरी है, मतलब एवरी काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट दीज एमएलएस। आंध्र प्रदेश इज ऑन टॉप। अगर स्टेट की कैटेगरी में देखो तो 79% एमएलएस आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं। सेकंड पे आता है केरला और तेलंगाना, जहां के एमएलएस करीबन 69% जो कि टोटली करप्ट है। और इतना ही नहीं, केवल मेल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 23% विमेन एमएलएस भी हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो आपको एडीआर रिपोर्ट के बारे में याद रखना है कि ये क्या है। ये एक्चुअली रिलीज किया जाता है इसलिए ताकि पॉलिटिक्स में जितने भी एमएलएज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम जान सके कि उनके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं है, राइट। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ जो कि जुड़ा हुआ है वाटर कंजर्वेशन मॉडल से, यानी कि ये एनवायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। छरेदा पंचायत वाटर कंजर्वेशन मॉडल। राजस्थान का ये पंचायत है जिसका नाम है छरेदा पंचायत। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? दौसा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये बन चुका है एक मॉडल, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निक ये लोग यूज कर रहे हैं फॉर द वाटर कंजर्वेशन वो काफी ज्यादा सराहनीय है, काफी इम्पोर्टेंट है। यानी आने वाले फ्यूचर में इट विल हेल्प वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जाना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पढ़े हुए लोग थे उनमें से एक थी विप्रा गोयल। इन्हीं के नाम पे ये इनिशिएटिव है क्योंकि इन्होंने ही ये आइडिया दिया था। करीबन 250 फार्म पॉन्ड्स बनाए गए और ये फोकस किया गया कि वाटर को कंजर्व किया जाना चाहिए। पॉन्ड के थ्रू ये इंश्योर किया जा रहा है कि पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहे, चाहे हमें खाली क्रॉप्स या राबी क्रॉप्स, किन्हीं भी क्रॉप्स को अगर ग्रो करना है तो डेफिनेटली हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, राइट। तो पानी की जरूरत, उसकी कमी पूरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोरिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि वाटर लेवल ऑलरेडी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा डाउन चला गया है। तो अगर पॉन्ड्स बनाएंगे तो ये फ्रेश वाटर को कंजर्व करने में काफी हेल्प करेगा। साथ ही ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, इनकम जनरेशन में हेल्प करेगा, वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करेगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फोकस करेगा। सो व्हाट यू शुड नो अबाउट दिस कि छरेदा पंचायत ये कहाँ पर है? राजस्थान में लोकेटेड है, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सुपर सॉलिड लाइट। हुआ क्या, ये एक रेयर क्वांटम स्टेट है। सबसे पहली बात तो ये, इस कंडीशन में जो लाइट है वो रिजिड फॉर्म में भी रहती है, यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर में भी, और फ्रिक्शनलेस फ्लो भी करती है, मतलब कि वो फ्लूइड फॉर्म में भी रहती है। मतलब साइमल्टेनियसली ये रिजिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। इसी स्टेट को बोला गया है सुपर सॉलिड लाइट। रिसर्चर्स इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। और इसमें क्या यूज किया जाता है? इसमें यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड का, राइट।
सॉलिड लाइक लैटिस होता है इसके अंदर, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हो। ये क्वांटम कंप्यूटिंग एडवांसमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिसर्च है जिसका यूज़ किया जाएगा किसमें? क्वांटम कंप्यूटिंग में। आप सभी को पता होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटर है वो क्यूबिट्स पे काम करते हैं, राइट? यूजुअली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बिट्स पे काम करते हैं, पर ये क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे काम करता है। साथ ही ऑप्टिकल डिवाइस को इनोवेट करेगा और फंडामेंटल क्वांटम रिसर्च में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च साबित होगा। तो सुपर सॉलिड लाइट के बारे में आप ये याद रखना कि इसमें जो लाइट है वो रिजिड फॉर्म में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज ऑटो पेन के बारे में। आप सभी को पता है कि यूएसए में जैसे ही जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने पता नहीं कितने सारे चेंजेस कर रखे हैं। इन्होंने अब ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि जितने भी पार्डन साइन किए गए थे जो बाइडेन के द्वारा, क्योंकि उनसे पहले कौन था प्रेसिडेंट? जो बाइडेन थे। तो जितने भी पार्डन पे सिग्नेचर्स जो बाइडेन ने किए थे, वो सारे के सारे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं बाय डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्या रीजन दिया है? बोला ये है क्योंकि ये जो है पार्डन्स वो साइन किए गए हैं ऑटो पेन के द्वारा, इस वजह से ये सारे के सारे इनवैलिड है। अब ये ऑटो पेन क्या होता है? ऑटो पेन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी पर्सन का साइन ऑटोमेटिकली करता है। मतलब अगर एक बार आप इसमें साइन जो है वो फिट कर दो, तो ये अपने आप सेट करके जो भी आपका सिग्नेचर था वो उसको कॉपी करेगा, राइट? बिना किसी मैनुअल एफर्ट के, मतलब आपको बार बार एक एक पेजेस पे साइन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली साइन कर देगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने उन सारे पेपर्स को इनवैलिड बता दिया है। तो ये न्यूज में आ गया। तो साइंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है जानना, राइट? सबसे पहला सिग्नेचर का डुप्लीकेशन मशीन, जिसे हम पॉलीग्राफ के नाम से जानते थे, इसे इन्वेंट किया गया था बाय जॉन आइजैक हॉकिंस के द्वारा। वो भी कब? 1803 में। तो ऑटो पेन होती क्या है वो याद रखिएगा। ऑटोमेटिक सिग्नेचर के लिए यूज किया जाता है, राइट? नेक्स्ट न्यूज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 5 के बारे में। हाल ही में इसरो के चीफ वी नारायणन जी ने अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से अप्रूवल मिल चुका है। अब ये लोग काम करेंगे चंद्रयान 5 मिशन के लिए। साथ ही एक और कंफर्मेशन मिली है कि इंडिया का सेकेंड स्पेस पोर्ट बनेगा। वो भी कहाँ पर? कुलासेकर में, विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये सेकेंड स्पेस पोर्ट होगा जहां से लॉन्च किया जाएगा सबसे पहला एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को 2027 में। अभी नहीं, अभी ये अनाउंस हुआ है तो अभी इसे बनने में टाइम लगेगा। तो 2027 में, 2027 में इसे लॉन्च किया जाएगा। साथ ही चंद्रयान 5 मिशन, जो कि इंडिया का आने वाला लूनर मिशन होगा, ये चंद्रमा पर जाएगा और इसके रोवर का वेट होगा 350 केजी। बहुत ही अच्छी एक अचीवमेंट साबित होगी इसरो के नाम पर ये मिशन लॉन्च होने के बाद। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इसरोज न्यूज। साथ ही ये जो मिशन है, आपको ये भी याद रखना है कि ये अकेले इंडिया का नहीं है, इसमें जापान का भी कंट्रीब्यूशन है। ये जो डिप्लॉय किया जाएगा चंद्रयान 5, इसमें लैंडर काफी लार्ज होगा, साथ ही रोवर भी काफी लार्ज होगा। और कोशिश ये की जा रही है कि ह्यूमंस को भी लैंड कराया जाए चंद्रमा पर 2040 के आते आते। और इसकी लॉन्चिंग कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 24 सैटेलाइट्स, वो जो स्टेशन था तमिलनाडु वाला, वहां से 24 सैटेलाइट्स एनुअली लॉन्च किया जाएगा बाय यूजिंग एसएसएलवी, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। ओके, अगली जो न्यूज है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि अन्ना सागर लेक से जुड़ी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है राजस्थान की गवर्नमेंट को और ये बोला है कि अन्ना सागर लेक के अराउंड जो इलीगल इन्होंने 7 वंडर्स कंस्ट्रक्ट कर रखा है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसे डिमोलिश कर दिया जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। सबसे पहली बात, ये जो अन्ना सागर लेक है ये लोकेटेड है अजमेर राजस्थान में। क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? तो एनवायरमेंट के कंसर्न को लेते हुए ये आदेश दिया है, क्योंकि अन्ना सागर लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है सबसे पहली बात, और इसी लेक के अराउंड वो 7 वंडर्स बने हुए हैं। आप सभी ने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, लाइक बद्री की दुल्हनिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वाली मूवी में वो वाला जो 7 वंडर्स है वो दिखाया गया है। तो टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा फेमस है वो प्लेस, लोग जाते हैं वहां पर घूमने फिरने के लिए। एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, वहाँ का वाटर पॉल्यूट हो रहा है। इस वजह से ये स्टेप उठाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के साइड से कि वो आर्टिफिशियल जो भी वहाँ पे बनाया गया है मैन मेड 7 वंडर्स, वो सारे डिमोलिश कर दिए जाने चाहिए।
तो अन्ना सागर लेक के बारे में जानो। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको मतलब ह्यूमंस ने बनाया है। ये एक मैन मेड लेक है। कब से कब के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया है? 1135 से लेकर के 1150 एडी के बीच इसे बनाया गया है। किसके ऑर्डर पर इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो एक राजा है जिनका नाम है अर्नो राजा। इन्हें हम अन्ना के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के नाम पर इस लेक को कंस्ट्रक्ट किया गया। अन्ना अर्नो राजा जो है ये पृथ्वीराज चौहान जी के ग्रैंडफादर है, मतलब दादाजी है या नाना जी, ग्रैंडफादर है। साथ ही इसी के अराउंड अगर आप देखोगे तो मुगल एम्परर जहांगीर ने बिल्ड कराया है बहुत ही फेमस दौलत बेग गार्डन को भी। जस्ट ये लेक है, लेक के जस्ट एडजेसेंट ही आपको ये वाला गार्डन भी मिलेगा जो कि मुगल एम्परर जहांगीर ने बनवाया है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है प्लेसेस के प्रोस्पेक्टिव से। नाउ नेक्स्ट न्यूज, रायसीना डायलॉग। इसके पहले भी मैंने जब इंडिया और न्यूजीलैंड का रिलेशन बताया था तो उसमें ये चीज बताई थी। अभी हाल ही में 10th एडिशन रायसीना डायलॉग का कंडक्ट किया गया। कब से कब तक? 17th ऑफ मार्च से लेकर के 19th ऑफ मार्च तक। इसमें क्या फोकस किया गया? ग्लोबल सिक्योरिटी पे, डिप्लोमेसी पे। और ये वाली जो डायलॉग है ये एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है। कब से शुरू हुई, कब से इसकी शुरुआत की गई इस डायलॉग की? तो 2016 से शुरुआत की गई। इसमें पार्टिसिपेट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि ORF ने इसमें पार्टिसिपेट किया। थीम क्या रखी गई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखनी है? काल चक्र इसकी थीम रखी गई है, यानी कि व्हील ऑफ टाइम। चीफ गेस्ट कौन रहे? न्यूजीलैंड के PM जिनका नाम है क्रिस्टोफर लग्जन। यहाँ पर कॉपरेशन को, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच के टाइज को स्ट्रेंथन अप करने के लिए फोकस किया जाएगा। याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग हर साल एनुअल बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। कहाँ पर कंडक्ट किया जाता होगा? आप सभी को याद है, प्रेसिडेंट हाउस। ये कहाँ पर? रायसीना हिल पे है। रायसीना हिल विच इज इन दिल्ली बट इट इज पार्ट ऑफ अरावलीज, राइट? तो यहीं पर इस डायलॉग का कंडक्शन होता है हर साल। तो इस बार भी हुआ। चीफ गेस्ट कौन रहे? न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लग्जन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ से याद रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। हालांकि हाइपरलूप मैंने पहले भी पढ़ाया है, ये एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें मैगलेव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। यानी कि जो भी रेल जो भी ट्रेन चलेंगी वो जमीन पे नहीं चलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हुए जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर चलेंगी ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। इसे डेवलप किया किया जाएगा एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? तो हमारे रेलवे मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया। IIT मद्रास इसे मिलकर के डेवलप करेगा। इनमें यूज किया जाएगा बहुत ही लो प्रेशर के ट्यूब्स ताकि एयर का रेजिस्टेंस कम किया जा सके। मैगलेव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, इसको एलन मस्क ने 2013 में ही, सोच लो, इसका कॉन्सेप्ट 2013 में ही एलन मस्क ने दिया था। तो हम लोग कितने पीछे चल रहे हैं आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। अपना इंडिया क्यों पीछे चलता है उसका रीजन भी आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, है ना? हम थोड़े ज़्यादा एक्सटर्नल इश्यूज़ पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा चल रहे होते हैं, प्रेज़ेंट की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, सो आपको यहाँ से याद रखना है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में कि इसे IIT मद्रास डेवलप कर रहा है। 2013 में ही एलन मस्क ने इसका कॉन्सेप्ट प्रपोज़ किया था। दिस इज़ नॉट न्यू एंड येस, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इनके कोचेज़ कहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट न्यूज विच इज लास्ट एज वेल, एक अवार्ड के बारे में है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 अवार्ड है। इसे प्रेजेंट किया जाता है बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा। साथ ही RBI ने इस अवार्ड को जीता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है, सॉरी, नॉट डिजिटल इनिशिएटिव। आरबीआई को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, लाइक सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेंट्रल बैंक्स, डिजिटल रेगुलेटर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है डिजिटली, उन्हीं को ये वाला अवार्ड दिया जाता है। तो हमारे आरबीआई को ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है। सारथी इनिशिएटिव क्या काम करता है? ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम करता है। प्रवाह पोर्टल क्या काम करता है? ये ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने का काम करता है, राइट?
सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड डेली करंट अफेयर्स देखा करें। मैं कंपाइलेशन वीकली एमसीक्यूज एवरी काइंड ऑफ एमसीक्यूज के फॉर्म में भी मैं अपलोड कर ही रही हूँ, तो आप सभी टाइप से फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपकी न्यूज मिस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। जो भी न्यूज चलेगी इम्पोर्टेंट होगी, जो भी डेली करंट अफेयर आएंगे मैं उसको कवर करूंगी। यस, यस, मैं थोड़ा सा लेट हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सम वर्क, बट डेफिनेटली मैं रेगुलरली पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ। सो दैट्स इट। आप प्लीज सेशन देखिएगा पूरा का पूरा एंड यस कमेंट सेक्शन में एक जरा आंसर कर दीजिएगा कि आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, उनका नाम क्या है। ये कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा एंड दैट्स इट। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।